स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। जिस टाइम का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मंडे को आ जाएगा। सेकंड हाफ में आप पेपर दे रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं और उसकी वजह से जो 6-8 महीने की उनकी जी तोड़ मेहनत होती है उसका आउटकम वो नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप उन गलतियों को अवॉइड करते हैं, ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों का, तो फिर जितना आपने मेहनत किया है उससे भी कहीं आगे बढ़कर उसका आउटपुट लेकर आएंगे और डेफिनेटली जेआरएफ लेकर आ रहे होंगे दोस्तों। तो अंत तक वीडियो में बने रहना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही काम की होगी आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की दोस्तों। तो सबसे पहले आपको आपके पेपर का मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। होपफुली आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि आपके पेपर में एबीसी 3 पार्ट मेनली होते हैं। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, पार्ट बी में और पार्ट सी में इसमें मैथमेटिक्स और स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको मेनली मैथ्स के करने हैं, अगर आपने स्टैट्स का पढ़ा है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क वाले, इसमें से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 30 मार्क्स उसका वेटेज होता है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स वाले, आप मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं और 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा वहां पार्ट बी के सेगमेंट से, और वहां पे 1/4 मतलब 0.75 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पार्ट सी हमारा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 क्वेश्चन होते हैं 4.75 मार्क्स के, जिसमें से कि आपको 20 चुनने हैं, है ना। तो ये बहुत खूबसूरत बात होती है दोस्तों इस एग्जाम की कि इसमें चुनने का बहुत सारा चॉइस रहता है। यही सेम चॉइस आपको गेट में देखने नहीं मिलेगा या अदर एग्जाम में ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पर चुनने का खूब सारा चॉइस होता है। चाहे आप ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, इवन ग्रेजुअली पार्ट बाय पार्ट ये चुनने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ती चली जाती है। आपके पास डोमेन ज्यादा होता है चुनने के लिए। तो इस एग्जाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपने पूरे सिलेबस पे बहुत तगड़ा कमांड नहीं भी किया है, लेकिन उन चुने गए सब्जेक्ट जहां से मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चन आते हैं उस पे बढ़िया कमांड किया हुआ है। तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पूरे सिलेबस पे काम किया है, भले ही बहुत डीप डाउन ना गए हो, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल तक अगर पूरे पेपर पे काम किया है तो भी आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत पेपर होता है दोस्तों अपना, है ना। अब इसमें जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था तो क्लियरली दिखता था वहां पर कि यूनिट वाइज पेपर डिवाइडेड होते थे कि यूनिट 1 में रियल लीनियर है, यूनिट 2 में आपका कॉम्प्लेक्स का, टोपोलॉजी का और मॉडर्न का है, फिर यूनिट 3 जाएंगे अप्लाइड का, फोर्थ जाएंगे तो स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का, ऐसे होता था। अभी वो चीजें दिखती नहीं है, वो आईडी वाइज होती है, लेकिन ऑनलाइन में तो क्वेश्चन सफल किए हुए होते हैं। तो एग्जैक्टली वहां पे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से देखोगे तब तो नहीं एनालाइज कर पाओगे किस नंबर पे किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ और स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल अगर पेपर वाइज वेटेज की बात करें तो आप देख सकते हो कि रियल एनालिसिस है वो पार्ट बी और सी दोनों मिला करके, है ना, 55 टू 65 मार्क्स का आपका आ जाता है। वहीं आप रियल की बात, लीनियर की बात करोगे तो ये भी 50 टू 60 मार्क्स का आता है। वही मॉडल अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, इवन मॉडर्न की स्पेशली बात करो इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी, तो 35 टू 40 मार्क्स का ये रहता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी 30 टू 35 मार्क्स का है, टोपोलॉजी 3 से 8 मार्क्स का है। एंड सिमिलरली आप ओडी पीडी न्यूमेरिकल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इन सब के लिए भी दोस्तों देख सकते हो। तो इसका सबका वेटेज मैंने सामने रखा है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। इस पे हम लोगों ने कई बार बात की है। अगर आप 120 मार्क्स लेकर आते हो तो कट ऑफ कहीं का कहीं चला जाए, आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सवाल ये है कि ये चीजें मैं अभी क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं इससे आप ये डिसाइड कर सको कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, है ना। मिनिमम कितने क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए ना। पार्ट बी में इतने सारे क्वेश्चन है, आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर, अभी यहाँ पे जाके देखोगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें से कि 15 चुनने हैं, यहाँ 40 है जिसमें से कि 25 चुनने हैं, 60 है 20 चुनने हैं। ऐसे तो क्वेश्चन देखोगे तो आप 120 आपको नजर आएंगे। तो क्या 120 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। आपको जो क्वेश्चंस चुनने हैं, 15 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है। इस चुनने में भी आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है। कैसे दिखाना है? मैं कैसे बात कर रहा हूं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो हैं, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन पे आपने आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। अगर आज तक भी कोई प्रैक्टिस नहीं करी है तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आईएफएस के इतने सारे मॉक टेस्ट हैं वो उठा लीजिए, या किसी भी एक साल का, जो साल आपको मन करे उस साल का आप पेपर उठा लीजिए। वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आईएफएस के ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं हो तो। और आप उसके 20 क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे मिलते हैं। 5 क्वेश्चन हमेशा ही दोस्तों उसमें ऐसे होते हैं
जो कोई भी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स का नहीं भी है, अगर उसकी मेंटल एबिलिटी ठीक सी है, थोड़ी भी ठीक है, तो 5 क्वेश्चन छांट के हमेशा ही किए जा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपने खुद से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, तो ये आंकड़ा 10 तक भी जा सकता है। तो मेरा कहना है कि यहाँ 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं डूएबल आराम से। और जो 5 बचते हैं वो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये 5 है जो कोई भी कर सकता है कभी भी किसी भी हालात में। और आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है या फिर जनरल एप्टीट्यूड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप उसे 10 क्वेश्चन तक ले जा सकते हैं, लेकिन 5 किसी से भी एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर 25 के 25 नहीं भी करते हो दोस्त, अगर आप, है ना? अगर आप यहाँ से 15 क्वेश्चन करते हो, है ना? 15 से 17 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से निकाल लेते हो, और यहाँ पर अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन की बात करो, तो मैं मिनिमम अगर लेकर चलूँ, तो मिनिमम में अगर आप देखोगे, अगर इस मिनिमम वाले सेगमेंट को मैं ऐड करता हूँ, तो 15, 5, 20 और 10, 30 क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है। ज़्यादा की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? ये 7, 5, 12 कैरी 1, 2, 3 और ये हो जाएगा अपना 42 एक्चुअली, है ना? तो अब यहाँ ये ज़्यादा हुआ मतलब इसमें आप और बेहतर रैंक लेकर आ रहे होंगे, है ना? लेकिन मैं मिनिमम में बात कर रहा हूँ कि 15 में से 5 क्वेश्चन ऐसे ढूँढे जा सकते हैं, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं। 25 में से 15 क्वेश्चन ऐसे ढूँढे जा सकते हैं, जिसके कि 4 में से 3 ऑप्शन अगर आप किसी तरीके डिस्कार्ड कर लेते हो, तो बचा हुआ ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सही होगा। वो क्यों होगा, उस पे आपको बहुत मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टैट क्वालिटी के क्वेश्चन अगर हटा भी दूं तो भी ढेर सारे क्वेश्चन बचेंगे, और उसमें से दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे ऐसे, जिसको कि आप इत्मीनान से कर सकते हैं, है ना? तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि 25 यहाँ करने, 15 यहाँ करने, 20 यहाँ करने। तो ये हो गया 45 और 15 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर 30 क्वेश्चन तक लगा के आते हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी आप रिजल्ट लेकर आओगे। आप मार्क्स ऐड करके देख सकते हो, है ना? बशर्ते कि ये सही होना चाहिए, है ना? गलत नहीं हो जाए। 10 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हो, 45 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो, और ये 47.5 आप यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 100 की कैटेगरी में पहुंच जाओगे, है ना? तो आराम से आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपके पास समय पर्याप्त होता है, ऐसा नहीं होगा कि समय कम पड़े आपको, है ना? समय आपके पास पर्याप्त होगा, उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करना है दोस्तों आपको। यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसके 2-3 स्टेप है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हड़बड़ी में ऐसा कभी नहीं करना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने लग गए। यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बजाय जो क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं, जो लग रहे हैं कि हो जाएंगे, उसको थोड़ा ज्यादा ही समय देना पड़े तो कोई बात नहीं है, दे करके और आराम से अच्छे से उस क्वेश्चन को करना है, ताकि गलती ना हो। ठीक है? तो क्वेश्चन कितने करने हैं? 30 टू 35 क्वेश्चन अगर आप कराते हैं एग्जाम में सही सही, तो फिर आपका जेआरएफ होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? 30 टू 35 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा आंकड़ा बढ़ाएंगे, 42 तक जाएगा, और मार्क्स भी काफी ज्यादा चला जाएगा, 130-40 के पास आप चले जाएंगे। तो अगर क्वालिफाई करना है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है और क्वालिफाई करना है, पहले तो रिजल्ट अपने हाथ में आ जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 टू 35 दोस्त अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? अब इन्हें करना कैसे है ना? और उनको करते वक्त किन छोटी-छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, वो हम बात करेंगे। कट ऑफ भी यहाँ पे देख सकते हो, मैं जानबूझकर ये सामने लाया हूँ, इससे पहले भी इससे कई बार बात कर चुका हूँ मैं, लेकिन एक बार फिर से आखिरी बार बात कर ली जाए कि अभी अगर रिसेंट एग्जाम दिसंबर वाला देखोगे, तो 100 मार्क्स पे यहाँ पे जेआरएफ हो रहा था, है ना? इसमें बात करोगे तो यहाँ पे भी 120 से कम था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली 120 से कम है। इवन नेट की बात करी जाए तो 100 से 105 नंबर के आसपास में नेट तो खैर हमेशा ही होता रहा है। इन जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी में और भी कम पे ही हो जाएगा, है ना? तो ध्यान फिर से वही रखें आप कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन ही लगाने हैं, आपको पूरे 60 का लोड नहीं लेना है। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन सी छोटी-छोटी गलतियां हैं दोस्तों? तो सबसे पहले क्या है कि आपको फर्स्ट गो में, है ना? फर्स्ट गो में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक पेपर के जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जैसे कि आपने चाहा तो पार्ट ए से शुरू कर लिया, आप कहां से शुरू करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि आपने पार्ट ए से स्टार्ट किया लेट से, तो ए पार्ट में मैंने जो कहा, जो 5 क्वेश्चन किसी से भी होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो उससे ना हो। उन 5 क्वेश्चन जो कि तुरंत होंगे, उसको एकदम हड़बड़ी में गलत नहीं करना, आराम से सोच समझ करके, है ना?
1 मिनट 1.5 मिनट समय देते हुए भी जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको करिए। फिर आप पार्ट बी पे आइए, उस पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, पार्ट बी में सॉरी, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 4 ऑप्शन हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रिजल्ट है जो आपको पता है, तो आप उसे टिक करेंगे ना, बाकियों को डिस्कार्ड करने में समय नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसा है जिसके कि 3 एग्जाम्पल हैं, 3 ऑप्शन है जिसके काउंटर एग्जाम्पल आपको पता है, तो फिर उसको गलत करके और जो बचा हुआ है उसको सही करके और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से पार्ट सी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं जो कि आसानी से कम समय में हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट गो में स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाना है, और जो क्वेश्चन देखते ही हो जाए या फिर थोड़ा बहुत लिटिल बिट कैलकुलेशन के बाद अगर वो सॉल्व हो पा रहा है आपसे, तो आपको उसको आखिर तक जाके करना है, ठीक है। फर्स्ट गो में ये टाइम 1 से सवा घंटे का हो सकता है ना। जो टाइम आप उसमें कंज्यूम कर रहे होंगे वो कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, 1 आवर टू, जस्ट अ मिनट, ये हैंग हो गया क्या? ओके, तो जो टाइम आप कंज्यूम कर रहे होंगे वो कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, 1 से लेके सवा घंटे के बीच का टाइम होगा जो टाइम आप कंज्यूम कर रहे होंगे फर्स्ट गो में जाने में, है ना। अब उसके बाद आपको सेकंड गो के लिए क्या करना है, जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो वहां पर जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, उसको तो बिल्कुल दोबारा कभी भी उस 3 घंटे में देखना ही नहीं है। आप करने वक्त दो चीजें हो सकती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आसान है, मैं तुरंत कर लूंगा, जब आप करने जाए तो वहां थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ने लग जाए, तो आप उसे टिक मार्क कर सकते हैं। या फिर किसी क्वेश्चन को देख के आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसे थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, मैं बाद में करूंगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को टिक मार्क करें, या आप करने ही चले गए, थोड़ा टाइम भी लगा दिया, तो लगता है कि ये हो जाएगा बट थोड़ा और टाइम लेगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो इस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आप टिक मार्क करके आगे जाएंगे। तो उसमें जो टिक मार्क करके आए होंगे आप लोग, बाद में देखेंगे ऐसा सोच करके, फिर सेकेंड राउंड में उस तरह के क्वेश्चंस पे आपको जाकर के फिर से 1 बाय 1 काम करना है, और टारगेट ये रखना है कि आखिर तक जिसे आपने दोबारा से देखने के लिए रखा हुआ था वो देखा भी जा सके। और साथ ही पार्ट सी में ध्यान देना है कि 20 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग वाले हैं, तो वो 20 के 20 आपको टिक करके आने हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब टिक कर रहे होंगे तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कि कम से कम दो ऑप्शन को लेकर श्योर हैं, दो को लेकर श्योर नहीं है, तो उस दो पे ही हम तुक्का लगा रहे होंगे, तो उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और दूसरा कि वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो गया कि 17-18 क्वेश्चन तो सोच समझ के किए, तो भी 3 बचे हुए को कुछ ना कुछ तो टिक करके आइए आप, है ना, अपने हिसाब से। क्योंकि क्या पता अगर वो सही हो गया तो 4.75 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे, और वो छोड़ना भी क्यों है, लेना है उस मार्क्स को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है कि हमने सारे क्वेश्चन को नहीं देखा, वरना घर आकर आपको ये मलाल रहेगा कि अच्छा ये तो बहुत ईजी आया था, ये मैंने देखा ही नहीं, ये छूट गया हमसे, ठीक है। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि शुरुआत के एक सवा घंटे में अगर आपने 30 40 45 मार्क्स तक का भी कुछ कर लिया, तो सोचो कि लगभग आधे मार्क्स आपने बना लिए, तो एग्जाम आपके कंट्रोल में आने लग जाता है ना। टोटल 30 से 35 क्वेश्चन करने हैं, उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो अगर 10 से 12 14 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं उतने देर में, तो एग्जाम पूरा पूरा आपके कंट्रोल में आ चुका होता है, और आपका दिमाग बहुत ही सही तरीके से काम करने लग रहा होता है, फिर स्टेबल हो जाते हैं आप, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है हमारा पॉइंट, कि हमें क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ने का क्या मतलब है कि पार्ट ए और बी में तो चलो फिर भी चल जाता है, आमतौर पे केयरफुली पढ़ने का मतलब मेरा एक खास जगह पे मैं पॉइंट करना चाह रहा हूं, नॉट ट्रू या फिर करेक्ट या इनकरेक्ट में। पार्ट ए और बी में तो फिर भी समझ आ जाता है, जैसे कि अगर बोला हुआ है इनकरेक्ट कौन सा है, और आप अगर करेक्ट टिक करने जाओगे तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट पूछा है तो एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी 3 करेक्ट होंगे, तो वहां पे एक से ज्यादा पे टिक वैसे भी नहीं लगा पाओगे, तो आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि नहीं टिक नहीं लगा पा रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पर जो बटन वहां पे दिए गए वो एक से ज्यादा क्लिक ही नहीं होंगे, तो आप समझ जाओगे कि नहीं नहीं गलती तो हुई है, तो वहां पे तो फिर भी बच जाता है आदमी। लेकिन पार्ट सी में मोर देन वन करेक्ट है, तो सोचो कि अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, और उसमें दो सही हैं और दो गलत हैं, तो फिर कोई दो आप गलत टिक कर सकते हो ना, पूछा इनकरेक्ट और आपने दो करेक्ट टिक कर दिया, तो वहां पे गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर सोचो कि कोई रिजल्ट ऐसा है जो आपने पूरे आर पे पढ़ा हुआ है, और उसके किसी प्रॉपर सबसेट पे पूछा रहा है, हो सकता है वो चीजें होल्ड ना हो, आप जनरल जो पढ़े हैं वही नहीं लगा देंगे, वहां डोमेन वगैरह पर ध्यान देना है आपको अच्छे से, है ना।
जो कंडीशंस आपने पढ़ी हुई हैं इन जनरल, क्या पता उसमें थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन किया हो, कुछ चेंजेस किया हो। और दूसरा, करेक्ट और इनकरेक्ट में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एज ले जाएंगे बाकी और आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। और इसके अलावे दोस्त एक चीज की, आप मैथमेटिक्स का पेपर वैसे भी देने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको बिल्कुल ही रफ नहीं करना है। पार्ट ए वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा रफ करना हो सकता है ना? पार्ट बी में डिस्कार्ड करने के लिए कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स वैट्रिक्स बनाना पड़े, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ जाए, है? उसके अलावे पार्ट सी में हो सकता है कुछ क्वेश्चन में छोटे ही प्रूफ हो बट थोड़ा सा लिख के आपको करना पड़े, ऐसे मेंटली आप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसके लिए वहां पे जो रफ सीट दी जाती है दोस्त, उसको आपको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी क्या होता है किसी सेंटर में थोड़े बड़े दिल वाले लोग होते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जितना चाहे पेज ले सकते हो, बट कहीं पे पेपर देने में भी आनाकानी करने लगते हैं या देने में थोड़ा देर लगाते हैं, है ना? वो देख लेंगे कि हाँ, आपने अभी तक जो लिया उसका यूज़ किया नहीं किया कैसे। तो आपको जो फर्स्ट सीट दी जाएगी, आप चाहे तो क्या कर सकते हो, उसे फ़ोल्ड करो और फ़ोल्ड करो और फ़ोल्ड करो, ऐसे कर सकते हो आप, है ना? तो खुद ही अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाएगा। या फिर आप क्या करो कि आपने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका नंबर आपको लिखना है, जो भी रिस्पेक्टेड नंबर है, और उसके बाद उसको घेर देना है आपको। फिर अगले क्वेश्चन पे काम करोगे, उसका नंबर लिखो और उसको घेर दो। ताकि जब आप मान लीजिए कि आधा कैलकुलेशन आपने किया, जैसे अभी हमने बात करी और आपको लगा कि नहीं इसमें यार थोड़ा हो तो जाएगा बट थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फिर जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जब आप दोबारा लौट कर आएँगे तो क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, है ना? वहीं से आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं, पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये कि कहीं-कहीं पर दूसरे तीसरे पेज देने में प्रॉब्लम करते हैं, तो वो पेज आपके पास कम, अगर आप स्पेस बर्बाद करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नए-नए पेजों पे डिपेंडेंसी ही ना रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कैलकुलेशन सही तरीके से करते हैं, थोड़ा साफ-सुथरा नीटली लिख के करते हैं, तो उससे जब आप क्वेश्चन के आंसर, हो सकता है ना कि आपको कुछ ऐसा आंसर आ गया जो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, लेकिन आपको मेथोडोलॉजी पता है कैसे करना है। तो फिर वापस आओगे तो सही से नीटली आपने लिखा होगा, तभी तो आप लाइन बाय लाइन क्रॉस चेक करोगे। वरना इतना गंदा लिखा खुद ही नहीं समझ आ रहा है, फिर उसको काट करके करें, फिर उसको काट करके कर रहे हैं, तो बार-बार हम स्पेस बर्बाद करेंगे, और सिर्फ स्पेस ही नहीं, टाइम भी हम बर्बाद करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप एग्जाम में ख्याल रखते हैं, तो अब तक जो आपने सीखा है, उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता है दोस्तों। बस ज़रूरत क्या है, वहाँ पर इम्पेशेंट नहीं होने की। जैसे कि और भी चीज़ है, जब आप सिंगल गो, फर्स्ट गो में जब आप जा रहे थे, तो उस समय ऐसा भी नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच हो गए कि भाई ये तो मैंने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, ये कैसे नहीं होगा मुझसे, ये तो होना ही चाहिए, ये करके आपने समय खराब कर दिए, तो ये भी नहीं करना है। तो फर्स्ट गो में आप जा रहे हो चाहे सेकंड गो में जा रहे हो, इमोशनली अटैच भी नहीं होना है दोस्तों। इन बातों का, छोटी-छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना है। बाकी मैथमेटिक्स तो आपने सीखा ही है, पढ़ा ही है। ज़रूर आप खुद पे भरोसा रखिए, एग्ज़ाम में 3 घंटे का सही इस्तेमाल जिसने कर लिया, एग्ज़ाम उसके कंट्रोल में होगा अगर उसने अच्छी प्रिपरेशन करी है। ठीक है? तो मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोगों ने शानदार सी तैयारी की है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में एक्सेल करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं सैटरडे नाइट को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को 11-12 बजे के आस-पास आप इसे देख रहे होंगे। तो उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा-सा खुद को रिलैक्स करने पे ज़्यादा फ़ोकस करिएगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एग्ज़ाम में गए लास्ट मिनट में हड़बड़ी में एक-एक पेज पलट रहे हैं, उससे अगर आप बहुत शांत चित्त दिमाग के इंसान हैं, अगर आप खुद पे मेंटली कंट्रोल करना जानते हैं देन वेल एंड गुड, वरना अगर आप परेशान होते हैं तो फिर उन चीज़ों को मत करिए। खुद पे भरोसा रखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अरे दिमाग तो ब्लैंक हो गया है मेरा, है ना? कुछ तो याद ही नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं, जैसे ही क्वेश्चन सामने आते हैं, आपका काम चलने लग जाता है। आपके सामने पेपर जब आए, तो उस समय एकदम से बहुत आसान क्वेश्चन देख के बहुत खुश भी नहीं हो जाना है, और कोई क्वेश्चन टफ दिख गया तो दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि छाँटने के इतने ऑप्शन हैं, है ना? तो खुद पे भरोसा रखिए, पेपर ज़रूर बढ़िया जाएगा, है ना? सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और साथ ही जो स्टूडेंट इस बार जस्ट ट्रायल बेसिस पे पेपर देखने जा रहे हैं कि हाँ, कैसा हो रहा है, तो अगली बार दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए ज़ाहिर-सी बात है वो क्वालीफाई करना चाहेंगे, है ना? जिनका अभी-अभी एमएससी हुआ ही होगा और वो इस बार देखने जा रहे होंगे कि हाँ, पेपर कैसा होता है, तो उनके लिए 7th जुलाई से हमारी बैच दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ना? उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और नहीं तो 28th ऑफ जुलाई से हमारी बैच फिर से स्टार्ट हो रही है ना? ये स्टार्ट तो 28 से हो रही है, लेकिन प्रॉपरली हम इसे
29th या 30th से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी पेपर देने गए रहेंगे। जो बच्चे पेपर नहीं देने गए होंगे वो इस डेट से तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो फिर उनसे मतलब 28 से ही समझ लो कि बेसिकली बैच स्टार्ट हो रही है दोस्तों, है ना। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं विद फ्लैट 60% ऑफ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।